बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज अगर देखा जाए तो मुल्क में काफ़ी सियासी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं और आज बिलाखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि अब कारकुनान कुर्बानी नहीं देंगे, अब लीडरान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लीडरान कुर्बानी कब देंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इस पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद तमाम वो लीडर जिन्होंने अपनी वजारतें 4 साल में बचाते हुए और अपनी इमारतें बनाई हैं, क्या वो आने वाले वक्त में कुर्बानी देंगे या महज ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है, या 13 तारीख से छुपने की और भागने के लिए एक वजीर आजम ने ये स्टेटमेंट दी। अगर यहां पर देखा जाए तो हमारे वफाकी वजीर रेलवे ने कह दिया कि आज ये जो मुल्क में ट्रेन का बहरान है वो हुक्मरानों की नाअहली है। हुक्मरानों की नाअहली क्यों है, इस पे 4 साल तक अवामी नेशनल पार्टी के वफाकी वजीर क्यों खामोश बैठे, क्यों चुप बैठे? आखिर रेलवे का निजाम दरम बरम हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वक्त पे कोई फ्लाइट भी नहीं आती। अगर यहां पर निजी एयरलाइन को देखा जाए तो वो प्रॉपर निजी एयरलाइन चल रही हैं। अगर देखा जाए तो आज इमरान खान कराची पहुंचे और कराची पहुंचने के बाद इमरान खान ने ये वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नूरा कुश्ती खेल रही हैं, अब इनको घर जाना चाहिए। बहुत से सियासी रहनुमाओं के बहुत से सवालात और उनके इल्जामात की सियासत शुरू हो गई। मखदूम अमीन साहब से पूछा गया कि आने वाले 13 तारीख के बाद क्या वजीर आजम का नाम का तयन होने जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या आपका मौक़िफ़ होगा? तो मखदूम अमीन साहब ने भी वाज़े तौर पे कह दिया कि आने वाले वक्त में ही पार्टी का जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। ये बहुत से बयानात आज पूरा दिन मीडिया पे गर्दिश करते रहे और लिहाजा आज इन्हीं तमाम बयानात पे बात करेंगे। मैंने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को स्टूडियो में अपने दावत दी है, उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं बशीर जान, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी सिंध के। बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं हाफिज फजल करीम, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे तीसरे मेहमान माजरत के साथ, जहां पर हमारे लीडरान कमिटमेंट करते हैं कि हम प्रोग्राम में आएंगे, वो वक्त पे नहीं पहुंचते। अगर वक्त में अवाम का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं होते तो यकीनन आप सोचिएगा कि उनकी जमात के लोग जो उनको वोट देके ऐवानों तक पहुंचाते हैं वो क्या सोचेंगे और वो क्या समझेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने हमसे वादा किया था, निहाल हाशमी साहब ने, और 3 दफा मैंने उनको रिमाइंड किया था कि आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे, वो जाती मसरूफियात की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने फोन बंद कर दिया, नहीं आए। अगर आएंगे तो यकीनन हमें ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लिंक पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद से उनसे भी बात करें। पर बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम को लेके। बशीर जान साहब, एक स्टेटमेंट जिसने एक आग लगा दी, MQM के तमाम अराकीन उस पर नाराज भी हुए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध के वडेरों ने नकेली नहीं लगाई नाक में और ANP ने लगाई। ऐसे बयानात टॉक शोज में या अवामी इज्तिमा में आके किसी रहनुमा को देने चाहिए? शुक्रिया मुगेर साहब, अच्छा हुआ आपने पहले ये सवाल किया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक पर्दे वाहिद का बयान था और मेरे ख्याल में उन्होंने ज़ाती तौर पर दिया था और माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे। मुतहदा वालों की कुछ लोगों ने भी ऐसे बयानात दिए। हम कम अज़ कम पार्टी की तरफ से न इसको ओन करते हैं न इसकी हिमायत करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, जो हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान में मुफाहमत का अमल जारी रहना चाहिए। किसी के हम सियासत करते हैं, हमारे सियासी इख्तिलाफात किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन हम बादशाह खान बाबा के पैरोकार है और अदम तशद्दुद के फलसफे के पैरोकार है। हम इन बातों पे यकीन नहीं रखते हैं। बहरहाल मुत्तहिदा वाले दोस्तों से भी ये गिला है कि अगर उन्होंने ये बात सुनी तो हमारे तरदीद या तायीद के बगैर ही वो शुरू हो गए, तो वो ज़रा बातें कुछ ऐसी है कि तलखी की तरफ बात को ले जा रहे थे। लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे, जो गलत बात है वो गलत बात है। हमने कहा कि इलियास बिलोर ने अगर ये बात कही है तो हमारी पार्टी कायदीन ने भी कहा, और मैं खुद अपनी तरफ से, सिंध की तरफ से भी, हमारी कतन ये हमारा ये पॉलिसी बयान नहीं था, ये उनका ज़ाती बयान था। हम कभी भी सियासत में ऐसी बातों के कायल नहीं है। और माजी में अगर मैं कहूँ कि मुत्तहिदा वाले अगर हमारा इंतजार करते तो शायद हम खुद पार्टी की तरफ से उनको तंबीह करते, उनसे पूछते, लेकिन उन्होंने बाद में जो बातें की वो भी मुनासिब नहीं थी। तो हमें इस मुल्क में जो हम इत्तेहादी पार्टी, जो हम हुकूमत में शामिल है, हम तो यही दर्ज देते हैं कि मुफाहमत होना चाहिए, जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए और माजी की तलखियों को बुलाकर, क्योंकि अगर जो तलखियां गुजरी है, जो
खराब हालत गुजरे हैं, जो कराची डिस्टर्ब रहा है। हम ये समझते हैं कि कराची में जो डिस्टर्बेंस होती है ये पूरे मुल्क को मुतासिर करता है, लिहाजा हमें हर हालत में एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कई बातों पर हम मुत्तफिक भी है। तो मैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध की तरफ से कभी भी ये नहीं कहता हूं कि ये बयान ठीक था। अलबत्ता एमकेएम वालों ने जो कुछ बाद में बातें की वो भी गलत थी, उसकी मैं तरदीद करता हूं। हम अदम तशद्दुद वाले लोग हैं, हम जियो और जीनो दो की पॉलिसी पर चलने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दर्स जब लोगों को देते हैं तो खुद भी ये समझते हैं कि हमें बर्दाश्त से काम लेकर और माजी की तलखियों को बुलाकर एक नए उसका ठीक है। ये तो हो गया कि आपने भी कर दी और एमक्यूएम की रंजिश भी थी, और इस पे होना यही चाहिए था कि फौरी तौर पे अवामी नेशनल पार्टी का रद्द-ए-अमल आता और तमाम चैनल्स पे तरदीब चलती, तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती। पर यहाँ पर एक सवाल जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि वफाकी वजीर रेलवे अवामी नेशनल पार्टी के जो हैं आपके रहनुमा हैं, वो आज स्टेटमेंट देते हैं कि जी अब ये नाअहली है हुक्मरानों की कि रेल का निजाम दुरुस्त नहीं हो सका। मैंने बहुत से प्रोग्रामों में भी आपसे पहले भी ये सवाल किया, पर आज अगर उनका बयान आया तो इस पे भी बात करनी चाहिए कि रेलवे दुरुस्त नहीं हो सकी। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी, हम लोग वही सवाल है कि चांद देखने पे लड़ते हैं कि चांद दिखा या नहीं दिखा। देखिए बिलोर साहब हमारे सीनियर रहनुमा है, और मैं खुद भी देखिए हमारे स्पंदियार अली खान साहब ने भी अपने एक जो हालिया इंटरव्यू हुआ था अमित मीर के साथ, उसमें भी कहा था, और ये बात बिलोर साहब को काफी पहले कहनी चाहिए थी, इसलिए कि मैं आपको और आवाम को ये बता दूं कि 1973 से पाकिस्तान में रेलवे नुकसान में चल रही है। फिर हमें जिस हालत में रेलवे मिली इसमें हमें ये वजारत लेनी नहीं चाहिए थी, और बिलोर साहब का मुतालबा यही रहा है कि देखिए हाईवेज को, जैसे इस साल हमने 40 अरब रुपए दिए, हमारे बजट में हाईवेज के लिए 40 अरब थे और रेलवे के लिए 9 अरब थे। फिर मैं आपको ये बताऊं कि रेलवे इस वक्त जिस कंडीशन का, जैसे पाकिस्तान बन रहा था तो रेलवे में 4 कम 1000 इंजन थी, इस वक्त रेल में 146 टोटल इंजन है, जिसमें खराब है वो अलग है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि बिलोर साहब ने आज जो बात की, तो अगर हमारी पार्टी, हमारा अगर उसमें मेरा अगर वो चलता, मैं तो पार्टी का एक मेंबर हूं, पाबंद हूं, लेकिन हम शुरू ही दिन से ये कह रहे थे कि जाती राय है कि रेलवे की वजारत नहीं लेने चाहिए थी, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद बिलोर साहब को ये बात नजर आई है कि नहीं लेनी चाहिए, दुरुस्त करूंगा, लेकिन आखिरकार बिलोर साहब ने वही हार गए और हाथ ऊपर कर दिए। पैसे नहीं मिल रहे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे उस वक्त तक। हाफिज करीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज आपके सरबराह इमरान खान ने कराची एयरपोर्ट पे भी और कल जलसे में भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीएमएलएन सारे नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। इससे क्या माना निकलती है? क्या इन लोगों को अवामी मैंडेट नहीं है जमातों को, या ये ऐवानों में काबिज होके बैठी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे मुहतरम चेयरमैन साहब ने जो कल सवाबी के जलसे में जो बात की और उसके बाद एक सानिया भी फिर वहाँ रुनुमा हुआ, पाकिस्तान की जितनी भी स्टेटस को की पार्टियां हैं सब मुफाहमत के नाम पर इकट्ठी हो चुकी हैं, और डे वन से पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो जेन्युइन अपोजिशन है, और खुसूसन जो इनका जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनके लिए नवाज शरीफ साहब ने एक अपोजिशन के रोल की बात की थी कि हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी हमेशा जो है मुफाहमत वाला रवैया अख्तियार किया, क्योंकि ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को सिर्फ लूट मार के लिए ये एक मुफाहमत के नाम पर जमा हुए हुए, और पाकिस्तान के जो टैक्स और करप्शन दो जो बड़े इशू हैं, इनके ऊपर इनकी मुफाहमत होती है। खुद ये टैक्स देना नहीं चाहते, करप्शन में सब के सब इन्वॉल्व हैं, बशमूल पंजाब गवर्नमेंट के। पूरा पाकिस्तान इसमें जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो चुका है, और ये सब मिल करके जो है मुफाहमत के नाम पर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद तो कर रहे हैं, पर वही लोग जो मुफाहमत के नाम पे उस पार्टियों में बैठे थे और उन्होंने एनआरओ दिया, आज वो आपकी पार्टी के अहम रुकन हैं। इस चीज को मानते हैं आप? जाली डिग्री में जो रिजेक्ट हुए जी, जो लोग हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को तस्लीम करते हुए उसके झंडे तले किया ना सर, तभी तो आए, मैनिफेस्टो को मानते हुए उस झंडे तले जो आए हैं हमारे पास, तो वहां पर हमारे कायद मोहतरम चेयरमैन इमरान खान साहब बैठे, वहां कोई जरदारी नहीं बैठा हुआ है या नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ। वो वहां पर आने के बाद अगर हम समझेंगे कि ये लोग आने वाले वक्त में कौम के सामने जा करके एक अगर साहिब किरदार होंगे और इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे
اور قوم کے اگر انہوں نے کوئی سرمایہ لوٹ مار نہیں کیا ہوگا, کسی قسم کی بھی جو ہے کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے, تو آنے والے وقت میں ہم ان کے لیے فیصلہ کریں. ابھی پارٹی میں ماضی میں ہمارے لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس الیکٹیبل نہیں ہے, آج الیکٹیبل کی ایک فوج ہمارے پیچھے انہی پارٹیوں میں سے آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ ابھی گزشتہ جلسے میں دیکھ لیں کہ حافظ حسین احمد کو پوچھتے بھی نہیں تھے, لیکن جب یہ میڈیا کے ذریعے سے ایک میسج جانا شروع ہوا کہ حافظ حسین احمد جو ہے تحریک انصاف کی طرف ان کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مائٹ بھی کہ وہ جوائن کر لیں, تو انہوں نے فوراً ان سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دی. یہ سب اپنے اپنے پارٹی کے تمام لیڈروں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ لیڈروں کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں سونامی آ چکا ہے. کیسے آئے گا سر, سونامی کیسے آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں تحریک انصاف کے سب رہنماؤں سے کرتا ہوں کہ جہاں پر یہ تمام اتحادی مل کے اس ملک کی 1 میگا واٹ بجلی بنا نہیں سکے, اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, ریلوے کا نظام درست ہو نہیں سکا, آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہوگی کہ آپ آتے ہی جو ہے پورے ملک کو درست کر لیں گے؟ محترم, میں صرف آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنی کارپوریشنز ہیں, پاکستان اتنا بدقسمت ملک نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آنیسٹ آپ کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں یا قابل لوگ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. ان کارپوریشنز پر آپ کو صرف ایک مستند آدمی, قابل آدمی اور آنیسٹ جو ڈیڈیکیشنز ہو وہ لے کر کے آئیں. پاکستان کے تمام ادارے آپ کے منافع میں جا سکتے ہیں. یہ جو ریلوے کے نام پر کہا جا رہا ہے کہ ریلوے کبھی بھی جو ہے وہ کرپشن سے پاک نہیں رہا ہے یا اس نے کبھی بھی جو ہے پاکستان کو کما کے نہیں دیا, ہمیشہ نقصان میں ادارہ رہا ہے. تو اسٹیل مل بھی کل کماتا تھا, آج کیوں نقصان میں؟ بیکاز کہ آپ نے قیادت وہاں کی تبدیل کی اور اپنے مفادات کے تابع لوگوں کو لا کر کے اپنے ان اداروں پر بٹھایا جو آپ کے لوٹ مار کے لیے آپ کے لیے بشیر جان, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تو رہنما نہیں ہے موجود, پر آپ اتحادی پارٹی ہیں اس وقت حکومت کی, پر وہی بات ہے کہ اب عمران خان صاحب جس سونامی کی بات کر رہے ہیں وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں آ چکی ہے ملک کے اندر, پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو سونامی کوئی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اس جلسوں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی والوں کو ہونا چاہیے تھا اور وہ جواب دہ ہیں, ہماری بڑی اتحادی پارٹی ہے, بہرحال لمبی حکومت میں ہے, ہم حصے کا جواب اپنے حصے کا دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے وہ تنقید کرنا ہے, اور جب کوئی جوابداری سر پہ نہیں ہوتی, یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی جوابداری سر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ ایک آگے اتنی ساری پارٹیاں, عمران خان صاحب بھی آ جائے, ہمیں کوئی وہ گلہ شکوہ نہیں ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ کرے وہ جس طرح ان کا ذہن میں ہے, ان کا پروگرام ہے, وہ پائے تکمیل تک پہنچے. لیکن اس کا قطعاً یہ ہرگز مقصد نہیں. دیکھیں مغیری صاحب, حقائق یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, دیکھیں صدر کے بدلنے سے یا وزیر اعظم کے بدلنے سے حالت درست نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں, جو ہماری پارٹی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ, دیکھیں جب ہمیں حکومت ملی تو ہمارے پورے صوبے میں جو ہے کہیں پولیس بیچارہ اپنی کارڈ, جو آئیڈینٹی کارڈ ہے, وہ جیب میں نہیں رہ سکتا تھا. آدھے سے زیادہ صوبے پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا قبضہ تھا. پھر اس کے بعد ان حالات کو درست کرنا, یا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک وہ مسئلوں کو جیسے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں قومی نابرابری ہے, صوبائی نابرابری ہے, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کی. یہاں پر جو وزیروں کی فوج ہوتی ہے, جو سیاسی رشوتیں چلتی ہے, ہم یہ سمجھتے تھے اسی اسمبلی سے, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ذرا سی انبن ہوتی تھی اسمبلی ٹوٹ جاتی تھی. اب کتنے بڑی بات ہو گئی, کیونکہ ہمارے ادارے کمزور ہیں. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت میں یہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا جو روڈوں پہ پھر کر اپنی نوکری بچانے کے لیے روڈوں پہ گھوم رہا تھا, لیکن آج وہی چیف جسٹس ایک کال کرتا ہے, وزیر اعظم کو طلب کر لیتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ عدلیہ مضبوط ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ چیف آف سٹاف کو اسمبلی نے بلایا. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے, جب تک ہم اداروں کو مضبوط اور خود مختار نہیں کریں گے, اب یہ کہنے کہ اب کراچی کا اگر آئی جی بدل لو, تو اب کراچی میں کتنے تانے ہیں, کتنے ایس ایچ او ہے, کتنی جگہ موٹر سائیکل والے کھڑے رہتے ہیں, کتنی جگہ موبائل والے کھڑے رہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں چہرے بدلنے کے بجائے ہمیں یہاں جو آئینی ترمیمات ہیں ہم نے اس پہ توجہ دی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی. صوبوں میں جو نابرابری یا قومی نابرابری ہے اس کے خاتمے سے, تو یہاں پر اگر وہ جمہوریت کا تسلسل, جیسے بشیر جان آپ نے کہا کہ چیف جسٹس اپنی نوکری بچانے کے لیے روڈوں پہ تھا, تو اس وقت بھی آپ کی ہی حکومت تھی اور ابھی بھی آپ کی حکومت ہے. آپ کی حکومت انہی سے جب لانگ مارچ کیا میاں صاحب نے اور اسلام آباد کی طرف بڑھے,
तो उसके बाद ही वो चीफ तो भाई जस्टिस को देखो बहाल वो किया। बातें अलग थी, ये तो मियां साहब ने चीफ बहाली के लिए, उससे पहले मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस को हमने तो नहीं हटाया था। मेरे कहने का मकसद ये है कि इदारे अब मजबूत हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक इदारे